बहती हवा सा था वो, और आज वही हवा पानी को बचाने के लिए बीते 14 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है। जी, हवा बैठा हुआ है, क्योंकि 3 इडियट्स के रैंचो के नाम से विख्यात सोनम वांगचुक को आज लोग घर घर पहचानते हैं। -11 डिग्री तापमान में वो नमक और पानी के सहारे अनशन पर बैठे हैं। हर दिन उनके समर्थन में सैकड़ों लोग जुटते हैं, कुछ रात में वहीं बिस्तर लगाकर सो भी जाते हैं। आखिर एक इंजीनियर को सोशल एक्टिविस्ट क्यों बनना पड़ा, और वो लद्दाख की कंपा देने वाली ठंड में अनशन क्यों कर रहा है, उसकी ऐसी कौन सी मांग है जिसके लिए उसे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, सब विस्तार से बताते हैं। Today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. 6 मार्च को सोनम वांगचुक ने लोगों से कहा था कि वो 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। यह अनशन का पहला चरण है, जरूरत पड़ने पर अनशन और भी आगे बढ़ाएंगे। 21 दिन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए सबसे ज़्यादा 21 दिनों का अनशन किया था, उसी तर्ज पर हम भी अनशन करेंगे। हम गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। I want to follow the same peaceful path that Mahatma Gandhi followed. इसी के बाद सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए थे, जिसकी मुख्य 4 मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, लेह और करगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए, लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। सोनम वांगचुक द ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आए थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार सिर्फ हमें आश्वासन दे रही है। हर चुनावी मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन चुनाव के बाद ये बातें महज बातें रह गई। अब यूटी बना, इसका संरक्षण 6वें शेड्यूल में हो, और उस डर को भी ख़त्म कर दिया सरकार ने, या जो दल है, रूलिंग पार्टी है, उन्होंने हर जगह आश्वासन दिया। सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के बैठकों में, जो कि अभी मिनट्स में है, मैं आपको दूंगा, जिसमें हाईली रेकमेंड किया गया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अनुसार ही संरक्षित किया जाए। वैसे ही भारी सभाओं में हमारे मंत्रियों ने आके लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया। न सिर्फ इतना, बल्कि इलेक्शन के जो मैनिफेस्टोज हैं उनमें 2 बार, एक संसदीय चुनाव में, एक जो स्थानीय हिल काउंसिल, जो और भी प्रतिष्ठित चुनाव हैं, उसमें भी मैनिफेस्टो के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, ये वादा किया गया। तो लोग बहुत खुश हुए, जैसा उम्मीद वैसा ही, तो कितनी दिलदारी है। मगर फिर देखते ही देखते कुछ महीनों में खामोशी हो गई, अब नहीं सुनने को मिला, और कुछ महीनों में तो 6 शेड्यूल कहने पे एतराज़ होने लगा। तो बिल्कुल पासा पलट गया, बदल गए। हमारा सब लोग अचंभित हैं कि ये कैसे बदला। वादा भी आपने ही किया था, हमने तो सिर्फ उम्मीद की थी, और फिर अब बिल्कुल देने की बात नहीं हो रही। तो फिर लोग कयास आराई जिसे कहते हैं, अनुमान लगाते हैं क्या हुआ होगा। हमें ऐसा लगता है कि कुछ औद्योगिक लॉबीज़, जो इंडस्ट्रियल लॉबीज़, माइनिंग लॉबीज़ हैं, उन्होंने स्थानीय कुछ नेताओं के साथ मिलके इसे रोकना चाहा, क्योंकि ऐसे धारा हो तो उनके लिए ये खेल का मैदान नहीं रहता है। अब उन्हें स्थानीय काउंसिल के बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा। ये पर्वत संरक्षित रहेंगे जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, ऐसा हमारी समझ है। क्योंकि वरना हमें समझ नहीं आता है कि कैसे बदल गए कुछ ही महीनों में। सबसे बड़ी मांग लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की है। हमने लद्दाख पर अपनी डॉक्यूमेंट्री के दौरान संवैधानिक मुद्दों की जानकारी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जो दृष्टि IAS के फाउंडर हैं, उनसे इस डिमांड के पीछे के बैकग्राउंडर को समझा था। आपको भी समझना चाहिए थोड़ा आसान भाषा में। लद्दाख को ये दुख हमेशा था कि जम्मू कश्मीर का जो बाकी रीजन है उसकी तुलना में उसके साथ अन्याय होता है। उनकी बहुत डिमांड थी कि हमें यूटी बनाया जाए। उस डिमांड को देखते हुए 1995 के आसपास एक प्रोविज़न हुआ, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक बनाई गई, और उसके तहत दोनों ज़िलों की एक अलग अलग काउंसिल बने, जिनमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आते हैं। उस काउंसिल का काम होता है
और वो क्योंकि इलेक्टेड लोग हैं 26 लोग, तो वो जनता ही उनको भेजती है। वो काउंसिल मिलके वहाँ की डेवलपमेंट की नीतियों को तय करती है, ये उसका काम है। अब ऐसी एक काउंसिल लेह में है, ऐसी एक काउंसिल कारगिल में भी है। विकास दिव्यकीर्ति ने 6th शेड्यूल के बारे में हमें और भी बताया कि आखिर ये है क्या। दरअसल जब संविधान बना तो उस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे भारत की मुख्य भूमि से जोड़ें। विशेष रूप से दिक्कत थी नॉर्थ ईस्ट के जो बेल्ट थी, वहाँ एक तो ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा उतना ज़्यादा गहरा जुड़ाव बाकी भारत के साथ उस समय तक नहीं था। हालांकि वहाँ से भी कुछ लोग फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे। तो एक मोटा मोटा खाका ये बना कि जो ट्राइबल बेल्ट असम की है उसको एक अलग तरीके से संविधान में रखें और जो बाकी देश में ट्राइबल बेल्ट है उनको अलग तरीके से रखें। तो संविधान में एक पार्ट 10 है, भाग 10, उसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 244। उसके 2 पार्ट्स किए गए, 244(1) एंड 2। 244(1) अप्लाई होता था असम छोड़ के बाकी पूरे देश पे। उसको 5वीं अनुसूची कहते हैं, 5th शेड्यूल, उससे जो लिंक्ड है। और जो 244(2) था उसमें केवल असम के प्रावधान थे, तो वो 6ठी अनुसूची है। फिर जब असम के टुकड़े हुए तो अब जो संविधान में लिखा हुआ है, असम लिखा है, मिजोरम लिखा है, मेघालय लिखा है और त्रिपुरा लिखा है। वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ जहाँ एक बड़ा इलाका होगा एक ट्राइब का, उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट के लायक साइज नहीं है, थोड़ा छोटा एरिया है, उसको हम ट्राइबल रीजन बना देंगे। तो ट्राइबल एरिया का कंसेप्ट 6ठी अनुसूची में, और उसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाया वहाँ पर, अब उस जिले में, हालांकि वो राज्य का हिस्सा है, राज्य की सरकार काम करेगी अपना, पर राज्य की सरकार उस जिले के हिस्से में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों मामलों में कुछ शक्तियां उस काउंसिल को दे देगी। वो काउंसिल अपने तरीके से अपना जिला चलाएगी। ऑटोनमस काउंसिल्स के पास बहुत अधिकार होते हैं, वो अपने तरह से उस इलाके को प्रबंधन कर सकते हैं, रोज़गार उसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे जंगल हो, पर्वत हो, तो कोई भी नहीं आ सकते हैं परिषद के स्वीकृति के बिना। इस तरह से बहुत प्रावधान है जिससे कि वहाँ के लोग अपने इलाके को खुद से संभाल पाएं। सोनम वांगचुक का कहना है कि आर्टिकल 370 होने से हमें थोड़ा फायदा था। अब क्या है वो भी सुनिए। 370 को जब लद्दाख के लोग नहीं पसंद करते थे तो वो इसलिए था कि इसके वजह से लद्दाख को यूटी नहीं मिल रहा था, मगर फ़ायदा ये था कि इससे वो संरक्षण मिल रहा था कि लद्दाख के लोग लद्दाख को खुद संभाल सकें, ये खुलेआम बिक ना जाए। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हो गया था। साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। बीते 2 सालों से लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 3 फरवरी को लेह लद्दाख में इन्हीं मांगों को लेकर हजारों लोग वहां के पोलो मैदान में इकट्ठा हुए थे और आपने विजुअल देखे होंगे उस वक्त के। छह मार्च 2024 को लेह के कई धार्मिक संगठनों ने लद्दाख बंद का आह्वान किया था। इसके बाद से ही सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। आज अनशन का 15वां दिन है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जुले नमस्कार और आदाब। ये आज मेरा दूसरा दिन, 5वां दिन। दिस इज द 10th डे, 12वां दिन, 15th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट आउट इन द ओपन। वांगचुक हर दिन की अपडेट के साथ एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। उनका कहना है कि हर उम्र के लोग उनके समर्थन में हर दिन प्रदर्शन स्थल पर आते हैं। अनशन के 7वें दिन तो बर्फबारी भी हो गई थी, लेकिन वांगचुक फिर भी नहीं हिले, वहीं डटे रहे। मेरे 7वें दिन का अंत हो रहा है अनशन का, पानी और नमक पर। आज सुबह काफी बर्फबारी हुई, मगर अभी तो बिल्कुल ठीक है। फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हमसे। 10वें दिन की वीडियो में सोनम वांगचुक वीडियो में अपनी बात अंग्रेजी में कहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात विदेशों तक भी पहुँचे। वो अपनी हर वीडियो में सेव लद्दाख, सेव हिमालयस, सेव ग्लेशियर्स, 6th शेड्यूल मेंशन करते हैं। उनकी मांग
सिक्स्थ शेड्यूल के साथ साथ पर्यावरण को बचाने की भी है। अपनी 12वें दिन के वीडियो में सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों को दोहराते हुए सरकार की ओर से दिए तर्क को खारिज कर दिया था। उनके जो तर्क थे वो आप सब जान रहे हैं, उनके देखा होगा वीडियो, नहीं देखा तो देख लीजिए। लद्दाख की मांगों के बारे में जो भ्रम फैले हैं, मिथ हैं, वो साफ कर दूं। पहली बात तो अभी के सरकार के काल में लद्दाख के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 2 बार उन्होंने चुनावी घोषणा पत्रों में लिखित में वादे किए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और उसी के बुनियाद पर 2 बड़े चुनाव भारी बहुमत से जीते, मगर उसके बाद उन्होंने पैर खिसक लिए और अभी तो साफ साफ मुकर गए। अब कहने को कारण हमें ये बताया जाता है कि 6वें शेड्यूल में आपका विकास नहीं होगा, मगर 6वां शेड्यूल तो विकास के खिलाफ नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि स्थानीय जनजातीय लोगों के समन्वय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनके समन्वय के साथ, यानी कि उनको दिए गए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि असेंबली के छोटे रूप हैं, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहें तो फिर इंडस्ट्री को लाए, माइनिंग को भी लाए। ऐसा विकास के खिलाफ 6 शेड्यूल में कुछ भी नहीं है। तो ये तो हुआ 6वां शेड्यूल। लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा मांग है स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, कम से कम जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाए। अब इसके बारे में फिर 2 मिथ, 2 भ्रम फैलाए जाते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, इतने छोटे से जनसंख्या को स्टेटहुड या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया जा सकता है। अगर आप देखें तो सिक्किम, जिसकी जनसंख्या अभी 6 लाख है सिर्फ, जब वो राज्य बना, स्टेट बना था 1975 में, तब उसकी जनसंख्या केवल 2.5 लाख थी। तो करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। 15th day of climate fast out in the open। आज अनशन के 15वां दिन सुबह उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि बीती रात -11 डिग्री की ठंड में मेरे साथ 150 लोग खुले आसमान में सोए थे। हम सब सरकार को उनके किए गए वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सोनम वांगचुक ने कही। सोनम वांगचुक ने 21 दिनों तक अनशन करने की बात कही है। अभी 6 और दिन बाकी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार उनकी मांगों को संज्ञान में लेगी। 2024 के चुनाव से पहले इस पर कुछ काम होगा, अमल में आएगी बातें, जबकि अब तो आचार संहिता भी लग चुकी है। अगर नहीं तो क्या वांगचुक 21 दिन के अनशन पर फिर बैठेंगे। इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। 6 शेड्यूल पे आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके बताना चाहिए आपको। ये सारी जानकारी हमारे साथी रजत ने जुटाई थी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।